प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अंग्रेजों के जमाने के कानूनों का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के सामने 5 प्रण भी रखे थे। इन 5 प्रणों में एक प्रण गुलामी की सभी निशानियों को खत्म करने का भी है। लोकसभा में आज मॉनसून सत्र के आखिरी दिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को खत्म करने के लिए 3 विधेयक पेश किए हैं। ये तीनों कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और अंग्रेजों के समय से ही चलते आ रहे थे, जिन्हें अब बदला जाएगा। इसके लिए जो 3 बिल लोकसभा में पेश किए गए हैं, उनमें पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी 1860 की जगह लेगा। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 की जगह लेगा। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, जो इंडियन एविडेंस कोड 1872 को रिप्लेस करेगा। अब आपको बताते हैं कि ये तीनों बिल मौजूदा कानून में क्या बदलाव लाएंगे। आईपीसी की जगह लेने वाले प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं होंगी। मौजूदा आईपीसी की 22 धाराओं को खत्म कर दिया जाएगा। मौजूदा आईपीसी की 175 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे और ऐसी 8 धाराएं जोड़ी जाएंगी जो मौजूदा आईपीसी में नहीं है। सीआरपीसी की जगह आने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 533 धाराएं होंगी। मौजूदा सीआरपीसी की 9 धाराओं को खत्म किया जाएगा। सीआरपीसी की 160 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे और 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड की जगह आने वाले भारतीय साक्ष्य बिल में 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव होगा और एक नई धारा जोड़ी जाएगी। यानी आसान भाषा में कहें तो भारत को अब अंग्रेजों के जमाने की आपराधिक न्याय प्रणाली से आजादी मिलने वाली है और अंग्रेजों के बनाए कानूनों का खात्मा होने वाला है। इनकी जगह लेने वाले कानूनों में कई बड़े बदलाव भी प्रस्तावित हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हम आपको बताते हैं। जिन मामलों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, उस मामले में क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का जाना जरूरी होगा। यौन हिंसा में पीड़िता का बयान और बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले केस को खत्म करना है तो पीड़ित को सुने बगैर केस वापस नहीं होगा। किसी भी मामले में 90 दिन के अंदर ही चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। किसी मामले में बहस पूरी होने के बाद 1 महीने के भीतर कोर्ट को फैसला सुनाना होगा। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का फैसला सरकार को 120 दिन में करना होगा। मॉब लिंचिंग के मामले में दोषियों को 7 साल की सजा, आजीवन कारावास या मौत की सजा भी हो सकती है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा। 18 साल से कम उम्र की लड़की से गैंग रेप के केस में मौत की सजा का प्रावधान होगा। मौत की सजा को सिर्फ आजीवन कारावास में ही बदला जा सकेगा। दोष सिद्धि के बाद 30 दिन के भीतर सजा सुनाना जरूरी होगा। पहली बार सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत होगी। एफआईआर से लेकर केस डायरी और चार्जशीट से लेकर जजमेंट, हर चीज को डिजिटाइज्ड किया जाएगा। अभी इन तीनों बिल्स को लोकसभा में पेश किया गया है। अब इन्हें संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन तीनों बिल्स को पेश करते हुए क्या कहा, ये आपको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं
उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये तीन विधेयकों के अंदर है। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो तीन नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा और न्याय देने की प्रक्रिया में, ये न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में अब आईपीसी की धारा 124A को भी खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 में नई धारा 150 जोड़ी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की नई धारा में बताया गया है कि अगर कोई जानबूझकर या सुनियोजित तरीके से बोलकर, लिखकर, संकेत, ऑनलाइन या वित्तीय साधनों के जरिए अलगाव या सशस्त्र विद्रोह में शामिल होता है या इसे बढ़ावा देता है और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध में शामिल होता है, तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा होगी। जबकि मौजूदा आईपीसी की धारा 124A कहती है कि जब कोई भी व्यक्ति बोले गए या फिर लिखे गए शब्दों या संकेतों या फिर किसी और तरह से समाज में घृणा और उत्तेजित करने की कोशिश करता है या फिर भारत की चुनी हुई सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने की कोशिश करता है, तो वो राजद्रोह के तहत आरोपी माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास तक की सजा होगी। यानी प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 150 और मौजूदा आईपीसी की धारा 124A में ज्यादा अंतर नहीं है। बस एक बड़ा अंतर यही है कि नई धारा 150 में राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक और अंतर यह है कि मौजूदा कानून में डिजिटल, इंटरनेट, ऑनलाइन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन नए कानून में यह है। राजद्रोह पर ये अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए एक कानून बना था। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है। राजद्रोह को कंप्लीटली हम रिपील कर रहे हैं, कंप्लीटली। यहां लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं मान्यवर। और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता को, अखंडता को चैलेंज करना, ये सब को कानून के अंदर
किसी न किसी दाएं बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी। पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुछ करने का अधिकार भी है। वैसे राजद्रोह कानून खत्म करके नई धारा को जोड़ने से जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि यह कानून हमेशा से विवादों में रहा है। सरकारों पर इसके गलत इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी राजद्रोह कानून पर सवाल उठा चुका है और कह चुका है कि राजद्रोह कानून को व्यवस्था की गड़बड़ी या फिर हिंसा के लिए उकसाने तक ही सीमित होना चाहिए। लेकिन राजद्रोह कानून की जगह जो नई धारा लाई गई है, उसकी परिभाषा भी मौजूदा राजद्रोह कानून की तरह ही है।